हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अपन बात कर रहे थे मात्रक और विमा वाले टॉपिक को लेकर के। उसका एक पार्ट खत्म हो गया था, दूसरे पार्ट की बात आज करने वाले हैं हम। और दूसरा पार्ट है त्रुटि और सार्थक अंक। एक सवाल निश्चित रूप से आना है, जैसा कि मैंने लिख दिया है। त्रुटि को लेकर के पक्का निश्चित रूप से एक सवाल जरूर आएगा, और किस तरीके से आएगा, कौन से पैटर्न पे आएगा, उसकी बात अपन यहां कर रहे हैं। आओ देखो, पहले अपन बहुत लेट हैं, तो आप देखो सवाल नंबर 1 क्या बोलता है वो। x बराबर ए स्क्वायर बी की पावर 3 सी और डी का रूट, ऐसा कुछ दे रखा है। और फिर कहता है ए बी सी तथा डी के मापन में प्रतिशत त्रुटि का मान क्रमशः 2% है, 1% है, 3% है तथा 4% है। तो x के मापन में प्रतिशत त्रुटि बताओ। अब ऐसे सवालों को अपन कैसे सोल्व करें? ठीक है, तो वैसे तो देखो इसका एक अलग कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन में अभी नहीं जाना है कम से कम, ठीक है, बाद में देख लेंगे। आप तो आओ देखो कैसे इसका आंसर लेना है हमें। एक बात याद रखना, पावर को आगे लाना है, उसकी त्रुटि से गुणा करना है। पावर को आगे लाना है, उसकी त्रुटि से गुणा करना है, और सबको जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक सर, समझे नहीं हम कैसे? मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूं, छोड़ो और बातें तो बाद की। पावर कितनी है? 2। ए की बात कर रहा हूं मैं, पावर 2। और ए के मापन में त्रुटि कर्म से का मतलब ये त्रुटि ए के लिए है। हाँ, ये वाली ए के लिए, ये वाली बी के लिए, ये वाली सी के लिए, ये वाली डी के लिए। ऐसे सवाल आजकल चलत में है, फैशन में है। अभी नीट 2025 में आ चुका है, और आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में भी इस पैटर्न पे सवाल आ चुका है, अभी लेने वाले हैं। आओ, नीट में तो ऐसा ही सवाल था। अब देखो, अब हमें क्या करना है ऐसे सवालों के लिए? बहुत सरल, बहुत ही आसान। क्या बोला? ये कोटेशन बना लो इसको। कोटेशन क्या? पावर को आगे लेना है और उसकी त्रुटि से गुणा करना है। पावर को आगे लेना है, घात को आगे लेना है, उसकी त्रुटि से गुणा करना है, और सबको जोड़ देना है। देखो, पावर 2, ए के मापन में त्रुटि कितनी है? 2%, गुणा कर दिया, प्लस। फिर पावर कितनी है? बी के 3, और बी के मापन में त्रुटि 1%, तो फिर यहां ब्रैकेट में 1। फिर प्लस सी के ऊपर पावर कितनी है? 1, तो पावर को आगे ले लो और उसकी त्रुटि से गुणा कर दो। सी में त्रुटि है 3%, तो फिर 3 से गुणा कर दिया। फिर प्लस डी के पावर कितनी है? 1/2। अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, तो 1/2, और डी के मापन में त्रुटि है 4%। सर आंसर आ गया, बस खत्म। वो कैसे? यहां 4, ये 3, ये 3, प्लस यहां हो जाएगा 2। 4 और 3 7 और 3 10, 10 और 2 12%। यही हमारा आंसर होगा। बहुत सरल, बहुत ही आसान। क्या करना है? पावर को आगे लाके उसकी त्रुटि से गुणा करना है और सबको जोड़ देना है। सबको जोड़ने का ही मतलब है, ऐसा हमें भ्रम हो सकता है कि x बराबर ए स्क्वायर बी क्यूब सी और डी का रूट। हम इसे ये कह सकते हैं, ए स्क्वायर बी क्यूब सी -1 और डी -1/2। और हम ऐसा समझ सकते हैं कि यहां बाद में आकर के यहां और यहां माइनस लेना, ना 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 ना, माइनस बिल्कुल नहीं लेना है, प्लस ही लेना है। गलतियां हमेशा जोड़ के बताई जाती हैं, यू ध्यान रखो। हां, तो इसका आंसर 12%। और सुनो कि सर थोड़ा तो कोई मेथड बता दो प्लीज। अरे मेथड ही तो है ये। फिर भी एक व्हाट्सएप लैंग्वेज में भी मैं इसको बताने की कोशिश करता हूं। व्हाट्सएप लैंग्वेज मतलब सिंपल लैंग्वेज। मतलब प्लीज को आप प्लीज नहीं बोलते हो, PLZ बोल देते हैं। थैंक यू को आजकल थैंक यू नहीं बोलते हैं, TQ बोल देते हैं। कुछ ऐसा ही है। देखो, अगर मैं सच बात बोलूं, x बराबर ए, आंसर तो आ चुका है, इसका आंसर तो आ चुका है। फिर भी ए स्क्वायर बी क्यूब सी और डी का रूट, व्हाट्सएप लैंग्वेज ये, x के मापन में त्रुटि बराबर प्लस माइनस, पावर को आगे लाओ, a के मापन में त्रुटि, प्लस पावर को आगे लाओ, b के मापन में त्रुटि, प्लस पावर को आगे लाओ, c के मापन में त्रुटि, प्लस पावर को आगे लाओ और d के मापन में प्रतिशत त्रुटि। ये व्हाट्सएप लैंग्वेज। यहां ये समझिएगा सर
कि ये जो मैंने x प्रतिशत लिखा है इसका वास्तव में मतलब क्या होता है, x के मापन में गलती, त्रुटि, एरर, और इसका वास्तविक मान, और ये गुणा 100%, ऐसे लिखा जाता है। ये जो हमने लिख दिया ना ऐसे व्हाट्सएप लैंग्वेज में, ठीक है ना, जिसको आपने TQ बोला है, थैंक यू बोला है, उस थैंक यू का वास्तव में जो पूरी स्पेलिंग है ना वो ऐसी है। और ऐसे सवालों के लिए हमें क्या करना है, बहुत आसान, बहुत ही सरल, पावर को आगे लाना है और उसकी त्रुटि से गुणा करना है, पावर को आगे लाना है और उसकी त्रुटि से गुणा करना और सबको जोड़ देना है। चलो ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छा और सुनो, ये सूत्र दिया, यहां हमें कोई नियतांक के दे सकता था, मान लो कोई नियतांक है तो भी हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नियतांक कांस्टेंट में त्रुटि 0 होती है, उसे आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं, आइए सर अगले सवाल की ओर। सवाल आ गया दूसरा, त्रुटि को लेकर गई। वो कहता है कि भैया एक गोला है और गोले में त्रिज्या के मापन में त्रुटि 2%, द्रव्यमान के मापन में त्रुटि 3%, वही व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखा है हमने। तो ज्ञात करो क्षेत्रफल के मापन में प्रतिशत त्रुटि, आयतन के मापन में प्रतिशत त्रुटि, घनत्व के मापन में प्रतिशत त्रुटि। ऐसा हमसे पूछ सकता है और कई बार पूछ चुका है इस सवाल को अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से। तो आओ देखो करते हैं बात। वास्तव में इसे हम यार हल कैसे करें, और त्रिज्या के मापन में त्रुटि दे दी, द्रव्यमान के मापन में त्रुटि दे दी, और क्षेत्रफल, आयतन और घनत्व के मापन में त्रुटि पूछ रहा है। बस इनके सूत्र पता होना चाहिए हमारे को। आओ देखो, बहुत आसान, बहुत ही सरल। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल के लिए, प्लीज टाइम कम है हमारे पास तो स्पीड थोड़ी सी मेरे को ज्यादा रखनी पड़ेगी, ठीक है, ओके। देखो गोले का क्षेत्रफल होता है a बराबर 4πr²। 4π तो कांस्टेंट है तो इसकी त्रुटि तो होती ही नहीं है, a समानुपाती होगा r² के। सर बस व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज करो, a में प्रतिशत त्रुटि बराबर पावर आगे आ जाएगी r में प्रतिशत त्रुटि। तो a में प्रतिशत त्रुटि बराबर पावर आगे आ गई और r में उसने दे रखा है 2%। आप यहां 2% लिखना और आंसर आ जाएगा 4%। कई बार वो प्लस माइनस दे देता, यहां भी कह सकता था प्लस माइनस देता है तो बढ़िया, ना देता है तो कोई बात नहीं। तो वास्तव में एरिया में 4%। अब आओ सर आयतन में, आयतन v बराबर होता है गोले का आयतन 4/3 पाई r³। v समानुपाती r³, क्योंकि 4/3 पाई कांस्टेंट है। क्या बता नहीं सकते? अरे यार पावर को आगे लाओ और उसकी त्रुटि से गुणा करो। r के मापन में त्रुटि 2%, पावर कितनी है 3, 3 को आगे लाओ और 2 से गुणा करो, 6% आंसर आ गया। फिर भी व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज करो, v%, 3 आगे r%, आयतन में प्रतिशत त्रुटि बराबर 3 और ये दे रखा था 2%। कितना आया भैया? 6% आ गया। बढ़िया, ठीक है, तो आगे बढ़ो फिर। तीसरा अब कह रहा है घनत्व के लिए, हाँ सूत्र आना चाहिए हमें, सूत्र हमें आना चाहिए। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन की त्रुटि ज्ञात कर चुके हैं, द्रव्यमान की उसने दी है, तो देखो, और इसकी भी पावर 1 होती है, इसकी पावर भी 1 होती है। तो यकीन करो जितना हमें अब तक समझ में आया उसके अकॉर्डिंग देखें तो पावर को आगे लाना, त्रुटि से गुणा करना, पावर को आगे लाना, त्रुटि से गुणा करना, सबको जोड़ देना, चाहे वो पावर नीचे ही क्यों ना हो। तो देखो द्रव्यमान की मैं बात करूं, उसने दिया 3%, आयतन की मैं बात करूं 6%, तो आया कितना? ओहो ओहो हो। अगर जोड़ते हैं तो यह आया 9% और यही हमारा आंसर है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल वो कहता है ये तो देखो विभव का मान है और नीचे धारा का मान है। यदि विभव का मान यह है, धारा का मान यह है, तो ज्ञात करो विभव के मापन में प्रतिशत त्रुटि, धारा के मापन में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिरोध के मापन में प्रतिशत त्रुटि और प्रतिरोध का मान। ये बहुत बढ़िया चीज है, ये वाला, ये जो चौथा सवाल है ना, ये बहुत ही अच्छी चीज है। आइए सर करते हैं बात। अब इसको सॉल्व कैसे करें? पहली बात तो हमें देखो ओम का नियम आना चाहिए।
ओम का नियम, और वो होता है V बराबर आई आर। तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन आई। इधर हम हल करेंगे ना, ये सवाल का रूप है इसलिए उधर ही लिया है मैंने। सर आइए, पहला क्या दिया हमें कि विभव का मान दे दिया 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और इस विभव के मापन में प्रतिशत त्रुटि बतानी है। पता है ये तो होती है वो त्रुटि, और ये है इसका वास्तविक मान, और इसको लिखने का तरीका क्या है बताता हूं। V के मापन में प्रतिशत त्रुटि, अभी अभी बोला मैंने, डेल्टा V अपॉन V गुणा 100%। ये लीजिए सर, मतलब जैसे अभी x के बारे में मैं बता रहा था, तो यहां विभव के मापन में त्रुटि विभव का वास्तविक मान गुणा 100%। तो आगे बढ़ो, डेल्टा V का मान कितना है यहां 5 V का मान कितना है 100। ये मान होता है डेल्टा V, ये मान होता है वास्तविक मान, ठीक है ना, मीन वैल्यू, जिसको मैंने Vm बोल दिया है। मैं यहां भी Vm बोल सकता हूं और ना भी बोलूं तो भी सही। अब 5/100 आ गया, और फिर वही गुणा 100%। यकीन करो इसका आंसर 5% आया है। चलो थोड़ी सी स्पीड कम करते हैं। आइए अगली बार धारा के बारे में देखो। थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोको, खुद ट्राई करो, प्रतिरोध के लिए खुद ट्राई करो। प्रतिरोध में त्रुटि और फिर प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान मतलब इसी रूप में बताना है, त्रुटि के साथ बताना है। ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जैसे V और I का है ना, वैसे R के ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। अब देखो हो क्या रहा है, धारा की बात करूं मैं, तो धारा के मापन में प्रतिशत त्रुटि बराबर वही डेल्टा आई अपॉन आई गुणा 100%। अच्छा यहां मैं बात करूं डेल्टा आई के लिए, तो डेल्टा आई का मान 0.2, आई का मान 10 गुणा 100%। यकीन करो हल करने पर देखो जीरो चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, वास्तव में 2% रहा। फिर मैं बात कर रहा हूं तीसरे पॉइंट के लिए, प्रतिरोध के लिए बात कर रहे हैं। तो प्रतिरोध के लिए R बराबर V अपॉन आई होता है ओम के नियम से। हाँ, ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, तो I बराबर V अपॉन आर। अब आपको यह पता है कि V के मापन में त्रुटि कितनी आ गई भाई 5%, धारा के मापन में 2%। आप ही बताओ R के मापन में कितनी आएगी, जोड़ना ही तो है। तो R के मापन में प्रतिशत त्रुटि बराबर 5 + 2 बराबर 7%। यही हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो या आराम से वीडियो को रोक के उतार लो। पर मैं आगे बढ़ूंगा सर, क्योंकि मुझे यह प्रतिरोध का मान भी बताना है। वैसे देखो एक मिनट, यह प्रतिरोध के मापन में त्रुटि आई है, और जिस तरीके से V का वास्तविक मान 100 है, धारा का मान 10 है, वैसे देखो R का जो वास्तविक मान होगा वो V अपॉन आई से 100/10 बराबर कितना 10 ओम होगा। ये वास्तविक मान होगा, ठीक है, लेकिन त्रुटि के साथ पूछेगा वो। देखो एक बार और अगर अपन बात करें तो विभव के मापन में प्रतिशत त्रुटि, सूत्र ये, वैल्यू ये। धारा के मापन में प्रतिशत त्रुटि, सूत्र कुछ ऐसा होगा, मान 2%। प्रतिरोध के मापन में प्रतिशत त्रुटि 7%। पर भी चौथा पॉइंट पूछ रहा है प्रतिरोध का मान क्या होगा। प्रतिरोध का वास्तविक मान तो हमारे को 10 ओम आ रहा है, पर मैंने बताया कि वो 10 ओम से काम नहीं चलेगा। वहां ऑप्शन में 10 ओम तो 2 या 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो फिर मतलब 10 ओम फिर यहां क्या लेना है, 10 ओम फिर यहां क्या लेना है, 10 ओम फिर यहां क्या लेना है, तो ये वाला अपन को बताना है। एक तरीके से डेल्टा आर का मान ज्ञात करना है। देखो कैसे लेते हैं वो। यहां एक बार आप, मैं थोड़ा सा यहां से किसी को मिटा देता हूं क्योंकि अगले पेज में जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो आप आराम से एक बार इसे उतार सकते हो, और इस वाली चीज को मैं इसे हटा देता हूं। और अब बात कर रहे हैं अपन प्रतिरोध के लिए। देखो हमने देखा
डेल्टा आर अपॉन आर गुणा 100% बराबर वो आ रहा है 7%। भाई ये है क्या? आर के मापन में प्रतिशत त्रुटि है। सूत्र कुछ ऐसा होता है, यहां डेल्टा आर का मान आज हमें ज्ञात करना है। आर का मान 10 ले लिया, गुणा यहां 100% बराबर कितना? 7। तो यकीन करो ये 0 से 0 चला जाएगा, डेल्टा आर बराबर 0.7 रहेगा। और अब हमें प्रतिरोध का जो मान बताना है वो आएगा, प्रतिरोध का जो मान आर बराबर वास्तविक मान तो कितना? 10 प्लस माइनस 0.7 ओम। ये हमारा आंसर होगा। मैं इसे भी एक बार हटाऊंगा भाई, इसे भी हटा ही देता हूं। तो हमारे पास प्रतिरोध का जो मान आया वास्तव में आर बराबर 10 प्लस माइनस 0.7 ओम आया। काम की बात सुनना सर एक बार फिर, हमें सवाल देगा कि विभव के मापन में या विभव का मान ऐसा है, धारा का मान ऐसा है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? मतलब ऊपर वाली 1 2 3 ये चीजें चाहे अपन को देगा ही नहीं। और ये अभी थोड़े दिन पहले देखा था मैंने, एक एग्जाम में आया था, कोई संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर लगा था, उसमें था ऐसा सवाल। तो देखो आप, अगर हमें v और i के ऐसे मान देकर के प्रतिशत त्रुटि पूछे तो आसान, धारा के मापन में प्रतिशत त्रुटि आसान, प्रतिरोध के मापन में प्रतिशत त्रुटि और भी आसान, क्योंकि r बराबर v अपॉन i ले सकते हैं। v की त्रुटि i की त्रुटि ज्ञात करके हमने 7% ज्ञात कर लिया। अब कहता है कि प्रतिरोध का मान बताओ त्रुटि के साथ, जैसे v और i का मान दे रखा है, तो r के मापन में त्रुटि आपने 7% ली, पर r की प्रतिशत त्रुटि को अपन कुछ ऐसे बताते हैं। अब डेल्टा आर का मान ज्ञात करना है, आर का मान 10 है, सोल्व करने पर 0.7 आया। प्रतिरोध को हम ऐसे लिख सकते हैं। और सुनो एक तरीका और बताता हूं। आगे बढ़ो, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चौथे पॉइंट की बात कर रहा हूं यार, आर बराबर v अपॉन आई है, तो त्रुटियों का संयोजन पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ते हैं, उसमें यह आता है डेल्टा आर अपॉन आर बराबर डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। और यहां आर की वैल्यू आ गई v अपॉन आई, यानी कि 100/10 मतलब 10 ओम। अब देखो डेल्टा आर अपॉन आर 10 बराबर डेल्टा वी 5, v का मान 100 प्लस डेल्टा आई 0.2, आई 10। तो डेल्टा आर बराबर, देखो आप सोल्व करोगे ना, 10 इधर आएगा, ये 0 भी चली जाएगी, ये 0 भी चली जाएगी, इधर ये 0.5 रहेगा, ये 0.2 रहेगा, आंसर 0.7 वापस आ गया। तो प्रतिरोध का मान अब हम क्या कह सकते हैं? त्रुटि के साथ 10 प्लस माइनस 0.7। आप अपने आंसर की जांच भी कर सकते हो। वो कैसे जांच करनी है भाई? तुम हटो रहे यहां से। इसकी जांच आप यूं कर लो, क्योंकि जब अपन ने v के मापन में त्रुटि देखी जो कि 5% आई, i के मापन में देखी 2% आई, और r के मापन में प्रतिशत त्रुटि 7% आई। अब देख लेते हैं यार हमने जो किया सही किया कि गलत किया। यहां ये v दे दिया, i दे दिया, r अपन ने ज्ञात कर लिया, और वो है 10 प्लस माइनस 0.7 ओम। तो बताओ r में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? 0.7/10 गुणा 100% काटा पीटी होगी
और यहां 7%। इसका मतलब हमारा सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल, आरपीएससी 2025 फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ सवाल कहता है ठोस गोले के घनत्व में अधिकतम त्रुटि x बटा 100% है, और फिर कह रहा है द्रव्यमान में त्रुटि 6% और व्यास में त्रुटि 1.5%। तो x का मान बताओ। ऑप्शन ये थे। आरपीएससी फिजिक्स फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ये सवाल अभी अभी जो पेपर हुआ है इसमें आया था। अब हम क्या करें यार, चलो देखो कितना आसान है। ठोस गोला, घनत्व के मापन में त्रुटि दे दी, द्रव्यमान और व्यास की बात कर ही रहा है। तो देखो देखो देखो, हट जा भाई, तेरी जरूरत नहीं आज। हमें पता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। मतलब इसे मैं ये भी कह सकता हूं कि द्रव्यमान और आयतन के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि आप वो हटा दो, जो कांस्टेंट है उसे हटा दो, ऐसा लिख सकते हैं। और आप इसे फिर ये भी कह सकते हो एम, ये त्रिज्या है ना, अब इसकी जगह व्यास लेकर के 3 कह सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो 2 रहेगा ना जिसकी आप बात कर रहे हो कि व्यास बराबर तो 2r होगा ना, r बराबर तो व्यास बटा 2 होगा ना, पर 2 तो कांस्टेंट है ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास में ये आ गया। कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एक सूत्र बना हमारे पास में, ये घनत्व, ये द्रव्यमान और ये डायमीटर, डायमीटर जिसकी पावर कितनी है 3। ऑप्शन देखो ये थे। अरे एक लाइन का सवाल है। अब यहां क्या क्या दिया है इसको मिटाता हूं भाई, देखो दूसरे पेज में जाना नहीं चाहता मैं। अब देखो उसने क्या बोला, डी के मापन में त्रुटि बोली x बटा 100 और यहां परसेंट। एम के मापन में त्रुटि कितनी बोली, वो जो एम के मापन में बोलेगा उसे हमें लेना है, और पावर कितनी है इसकी 1। तो देखो मैं ऐसे कह सकता हूं यार, 1 फिर एम की प्रतिशत त्रुटि फिर प्लस पावर आगे आएगी और डी में प्रतिशत त्रुटि, यानी कि मैं ये कह सकता हूं एम में त्रुटि है 6%, फिर यहां 3, और डायमीटर में व्यास में त्रुटि है 1.5। मतलब आप यकीन करो ये x बटा 100%, यहां ये 6 आ रहा है, ये 4.5 आ रहा है, ये 10.5 आएगा। किसका मान है ये इसका मान है, और ये प्रतिशत में आएगा क्योंकि ये 6% और ये भी परसेंट और ये भी परसेंट। और आप इसको सोल्व करोगे, 1 मिनट 1 मिनट, जगह थोड़ी कम रह गई, मतलब ये आया। अब आप परसेंट से परसेंट हटा सकते हो, और x बराबर जो होगा 10.5 गुणा 100 बराबर 1050, यही हमारा आंसर होगा। अरे इससे भी ये पता नहीं इतना कैसे लग गया टाइम, बाकी यहां सोल्व कर सकते हैं यार। बताओ देखिए घनत्व में कितना है, x बटा 100%, द्रव्यमान का कितना 6%, 3 को गुणा कर दो 1.5 से तो कितना 4.5%, और ये प्लस में और इनका अगर मान देखा जाए तो 10.5%। अब परसेंट से परसेंट चला जाएगा, 100 से अगर ये गुणा होगा तो 10.5 गुणा 100 बराबर 1050 होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब थोड़े सार्थक अंकों के बारे में भी बात करते हैं। सार्थक अंक कभी कभी इस पे भी सवाल पूछ लेता है। अभी साल 2 साल पहले ऑल इंडिया मेडिकल एग्जाम में सवाल पूछा था सार्थक अंक को लेके, कुछ इसी टाइप का सवाल था। आओ देखो, ये है कुछ भी नहीं, गुणा भाग करना है, जोड़ना है, लेकिन सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर, उचित सार्थक अंक के आधार पर अपन को जवाब देना होता है। तो देखो वो ऐसा देगा, एक आयत है, लंबाई का मान 17.17 सेंटीमीटर, 17.17 सेंटीमीटर, जबकि L2 का मान, दूसरी भुजा का मान 3.14 सेंटीमीटर है। फिर सवाल बोल रहे हैं उचित सार्थक अंक के आधार पर क्षेत्रफल का मान बताओ, और ऑप्शन आपके सामने ये है। इधर आओ, मैंने सोल्व करके रखा है आपके लिए। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई का मान ये दे दिया, चौड़ाई का मान ये दे दिया, कैलकुलेटर से सॉल्व करके लिखा है मैंने यहां।
और इसका आंसर आ रहा है 53.9138 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर मैंने क्या बोला, पर यह आंसर गलत है। तो सही आंसर क्या होगा? मतलब सोचो, कंप्यूटर से, कैलकुलेटर से सॉल्व किया हुआ गलत है। चलो ठीक है, इतनी भी क्या जल्दबाजी करें, आराम से बात करते हैं। हमें सवाल देगा एक आयत की लंबाई का मानिए, चौड़ाई का मानिए, उचित सार्थक अंक के आधार पर क्षेत्रफल का मान ज्ञात करो। और ऑप्शन हमारे सामने ये, अगर आपको नकल करने का मौका मिल गया और आपके सामने अगर कैलकुलेटर आ गया तो कैलकुलेटर से तो आंसर ये आएगा। पर मैं कह रहा हूं ये वाला आंसर जो यहां लिखा हुआ है ये तो गलत है। तो फिर सही आंसर क्या होगा? अब रूल सुनो सर, सार्थक अंक के आधार पर गुणा भाग के रूल, गुणा और भाग के रूल मैं लिखूंगा नहीं कहीं, आप नोट कर सकते हो। गुणा भाग करने पर आंसर में उतने ही अंक होने चाहिए, उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने की किसी मूल राशि में कम से कम सार्थक अंक है। बाद में रिपीट करूंगा, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। अब हमारे सामने आंसर यह आ गया, मैंने जो बोला उस लैंग्वेज में यह था कि हमारा आंसर उतने ही सार्थक अंकों में, उतने ही अंकों में होना चाहिए जितने की गुणा भाग की जाने वाली राशियों में कम से कम सार्थक अंक हैं। इसमें सार्थक अंक कितने हैं? आओ, 17.17 था। इसमें अंक कितने हैं? इसमें सार्थक अंक 4, इसमें सार्थक अंक हैं 3। हमारा आंसर 3 सार्थक अंकों तक होना चाहिए और इसमें हमारा आंसर 3 सार्थक अंक, मतलब इतना ही होना चाहिए। वो सारे के सारे आंसर इन्हीं को लेकर के हैं। देखो अलग से मैंने कुछ लिखा ही नहीं। हमारा आंसर 53.9 कौन सा हो भाई साहब, कहां हो आप? ये हमारा आंसर होगा। ये गलत, ये गलत, ये सही आंसर होगा। अब वहां देखो, वो हमसे गुणा भाग करवा रहा है। अब आप सोचोगे कि क्या वहां एग्जाम में इनका अपन गुणा भाग करके देखेंगे? नहीं 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 नहीं, नहीं। गुणा भाग करवाना उसका मकसद नहीं है, वो ये रूल जानना चाहता है आपसे। तो पता है क्या करना है? लंबाई देख ली, चौड़ाई देख ली, सार्थक अंक 4, सार्थक अंक 3, ऑप्शन में आ जाओ। जिस ऑप्शन में 3 सार्थक अंक है वही हमारा आंसर है। 3 देखो, इसमें है 1 2 3 4 5 6, इसमें है 2, इसमें है 3, इसमें है 4, यहां कम से कम कितने? 3। तो हमारा आंसर ये होगा। है बहुत आसान, पर ये रूल पता होना चाहिए हमें। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर ये होगा। और ऐसा ही ये गुणा में, ऐसा ही भाग में भी है। एक सवाल लिया है मैंने भाग वाला, ये सवाल और एनसीईआरटी में दे रखा है, मतलब डाटा भी मैंने एनसीईआरटी से ही उठाए हैं भाई। ये देखो, वो कहता है द्रव्यमान का मान ये है, आयतन का मान ये है। द्रव्यमान 4.237 ग्राम, आयतन का मान 2.51 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। आयतन के लिए क्यूब होता है तो सही क्यूब, चलो कोई बात नहीं। तो घनत्व का मान बताओ उचित सार्थक अंकों के आधार पर। और ऑप्शन हमारे सामने ये है। अब देखो, घनत्व D बराबर m/v, m का मान रख दिया, v का मान रख दिया, और कैलकुलेटर से सॉल्व करके ये मैंने यहां आंसर लिखा है। पर लिखा है, पर यह है आंसर सही नहीं है। तो फिर सही आंसर क्या होगा? देखो, इसके पास कितने अंक हैं? 4। इसके पास कितने अंक हैं? 3। और जरूरी नहीं कि वो 3 ही देगी, थोड़ी देर पहले भी कम से कम 3 थे, यहां भी 3 है, वो कुछ भी दे सकता है। यहां कितने थे? 3। हमारा आंसर 3 सार्थक अंकों तक होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, 3 सार्थक अंकों तक, मतलब हमारा आंसर यहीं तक होना चाहिए, यहां तक। अब इधर आओ, देखें, ये 2 सार्थक अंक है, यहां 3 है, बहुत बढ़िया। ये ओ त्री, अब की बार 2 3 3, और फिर यहां तो 4 हो गए। चलो ठीक है, मैंने इसको भी काट दिया और इसको भी काट दिया। अब हमारे पास में 2। लेकिन सर अभी तो कह रहे थे आप कि उसका मकसद गुणा भाग ज्ञात करना या गुणा भाग चेक करना नहीं है, रूल चेक करना है। तो अब जब रूल ही चेक करना था तो ये सार्थक अंक यहां भी 3 और यहां भी 3, ऐसे कैसे दिया? बिल्कुल बिल्कुल, सुनो, ये सही बात है कि हमारा आंसर, इन भूल जाओ उसे, तो हमारा आंसर 3 सार्थक अंकों तक होना चाहिए। सब ठीक चल रहा है भाई, रिकॉर्डिंग ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो,
हमारा आंसर 3 सार्थक अंकों तक होना चाहिए और हमें यह भी आना चाहिए कि घनत्व होता क्या है, d बराबर m अपॉन v होता है। अब हमारा आंसर या तो होगा ये, फिर या होगा ये, नो रे 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 रे, ये वाला, क्योंकि यहां भी 3 यहां भी 3। पर अब सुनो, और ये मैंने जानबूझ के डाले हैं, वहां थोड़ा दिमाग भी लगा लेना यार। जब द्रव्यमान में आयतन का भाग देंगे, ये 4 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग है, और 4 में 2 का भाग देंगे तो लगभग 2 के आसपास ही तो आएगा। यहां तो 16 के आसपास दे रखा है, तो इसे फिर कैंसिल कर दो और हमारा आंसर ये होगा। और ये तो तब की बात है जब हम वहां गए ही नहीं, मतलब हमने ये सवाल देखा, ऑप्शन देखा और यहीं से टिक कर दिया। और ऐसे सवालों को भाई साहब सोल्व करना भी नहीं है। अरे क्या भाग दोगे क्या वहां, गुणा भाग उसका मकसद नहीं है। इधर आओ। अब हमने ये देखा कि भाई साहब आंसर हमारा ये आया, लेकिन फिर भी सर आपने यहां 1.68 तो लिखा ही नहीं। कारण है, ये जिसको हटा रहे हो ना आप सर, वो 5 से ज्यादा है, तो ये 5 से ज्यादा होने से पहले वाले में एक ऐड हो जाएगा, तो ये 1.68 लिखने के बजाय 1.69 लिखा जाता है, इसलिए हमारा आंसर ये आएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कुल मिला के बात यह है कि सार्थक अंकों के आधार पर गुणा भाग करना हो तो आंसर में उतने ही सार्थक अंक रहने चाहिए आंसर में जितने की किसी मूल राशि में कम से कम अंक मौजूद हैं। खत्म। चलो आगे बढ़ो। कहां कहां कहां, अब ये जोड़ने वाला रूल भी ध्यान दो। जोड़ना और घटाना, यहां थोड़ा सा रूल बदलता है। जोड़ने और घटाने के लिए अलग रूल आता है, जोड़ना घटाना सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग। अब देखो सार्थक अंक मैं पूरा नहीं बताऊंगा, पर जो मुझे लगता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अपन यहां पढ़ रहे हैं। अब वो कहता है कि भाई साहब 3 लंबाइयां दे रखी हैं, L1 L2 L3, और इनका योग बताओ। इनका योग बताओ और ऑप्शन आपके सामने ये हैं। ये योग मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व करके ये बताया है। अब इनका योग पूछा है, मैंने कैलकुलेटर से ऐसा आंसर बना दिया, 45.245, 45.245, फिर 45, फिर 45.2, फिर 45.24, ऐसा है। कैलकुलेटर से किया तो ये आया, पर ये हमारा आंसर नहीं है। आज ये हमारा आंसर नहीं है, मतलब सार्थक अंकों के अकॉर्डिंग बात करें तो ये हमारा आंसर नहीं है। तो यहां क्या रूल है, तो ये रूल आप आराम से नोट कर लेना, मैं यहां नहीं लिखवाने वाला हूं, कि जोड़ने और घटाने पर जो हमें आंसर मिल रहा है उस आंसर में दशमलव के बाद, अब यहां टोटल की बात नहीं करेगा, पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रहने चाहिए जितने की मूल राशि में दशमलव के बाद, किसी भी मूल राशि में दशमलव के बाद कम से कम सार्थक अंक मौजूद हैं। अब दशमलव के बाद यहां कितने अंक मौजूद हैं, 1, यहां कितने हैं 3, और यहां कितने हैं 2, तो हमारा आंसर पॉइंट के बाद 1 अंक तक ही रहना चाहिए, ये रूल है ये। तो हमारा आंसर 1 तक ही रहना चाहिए, यहीं तक, मतलब 2 तक ही रहना चाहिए। 45.2 आएगा। कहां हो भाई साहब आप, 45.2 आएगा। ये भी रूल ध्यान रखना है, बाकी ऑप्शन तो सारे एक जैसे हैं, सारे सही लग रहे हैं, रूल ध्यान रखना भाई। अच्छा इसमें एक अच्छी बात और, आपने 4 और 5 को, मतलब इसको हटाया है, 4 को हटाया है, 4 ये संख्या 5 से कम है, अगर ये 5 से कम है तो 2 को 2 ही रखेंगे, और अगर ये 5 से ज्यादा होती तो पहले वाले में ऐड कर देते हैं। जैसे यहां लिया हमने 8 को हटाया जो कि 5 से ज्यादा है, तो पहले वाले में एक ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद हमारा आंसर आया 1.69, ये आया क्योंकि ये हटाने वाली जो संख्या है वो 5 से ज्यादा है। वापस आगे बढ़ो, ये देखो आज आपने इसको हटाया है, मतलब नजदीक जो संख्या है वो 4 वाली है, तो ये 5 से कम है, तो फिर 2 को 2 ही रखा जाएगा और हमारा आंसर ये रहेगा। अब पक्का ही हमारे दिमाग में एक बात और आ सकती है, वो क्या, मान लीजिए सर 45.245 ऐसा ही होता तो, भाई 5 ही होता तो
45.275 ऐसा होता। तो इसमें भी एक राज की बात है। राज की बात ये सुनो, ध्यान से सुनो। अगर अगर हटने वाली संख्या 5 से ज्यादा है तो पहले वाले में 1 जोड़ देंगे, जैसे थोड़ी देर पहले जोड़ा। हटने वाली संख्या 5 से कम है तो पहले वाली संख्या में कोई चेंज नहीं करना है। अगर हटने वाली संख्या 5 ही है, हटने वाली संख्या 5 ही है, तो अब क्या करना है? अब यहां भी एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या बोला, राज की बात आती है। वो ये, इसको हटाने पर इस पहले वाली संख्या को देखो, अगर ये सम संख्या है तो कोई बदलाव नहीं करेंगे, इसे ऐसा का ऐसा ही लिख दिया जाएगा। 4, 5.2 और 4 ऐसे लिख दिया जाएगा। और अगर ये 5 को हटा रहे हो, इससे पहले वाली संख्या अगर विषम है, ओड नंबर है, तो 1 बढ़ा दिया जाएगा। 45.2 और 8 इसका आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू, धन्यवाद।